तो भाई चैप्टर 11 आज स्टार्ट करेंगे हम, है ना। तो उससे पहले थोड़ी सी फ्लूइड्स के बारे में बातें कर लेते हैं। फ्लूइड्स का एक चीज हमारी रह गई थी, उसको डिस्कस करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो यार, फ्लूइड्स में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी है ना। उसमें हमने स्टार्ट किया था फ्लूइड्स क्या होता है। लिक्विड और जो गैस होता है वो हमारा फ्लूइड होता है। दैट इज समथिंग विच कैन फ्लो, है ना। यही होता है हमारा फ्लूइड। उसके बाद हमने डेंसिटी दी होगी, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, pressure variation with depth, Pascal's law, Archimedes principle, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली हम सरफेस टेंशन वगैरह इनके बारे में बात कर रहे थे। कॉन्टेक्ट एंगल, है ना, सबको मेजर करना आता होगा। ठीक है, दो चीज सॉलिड और लिक्विड के ऊपर जब हम टेंजेंट खींचते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर, तो इनसाइड द लिक्विड हमें मेजर करना होता है, वो होता है हमारा कौन सा, कॉन्टेक्ट एंगल। ठीक है, एंगल 90 डिग्री से लेस देन हो तो हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड को भिगो देता है। ग्रेटर देन 90 हो तो वो अपना आप में रहता है, क्योंकि उसमें एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 90 के अंदर। ठीक है, उसी के बेसिस के ऊपर हमने शेप्स के बारे में बात करी थी, और लास्टली हमने बात करी थी हमारे कैपिलरी ट्यूब के बारे में। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब से एक एपरेटस बनता है जिससे हम सरफेस टेंशन हमारी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी लिक्विड की। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में हमारा क्या था कि लिक्विड ऊपर चढ़ गया था वाटर के केस में। ठीक है, ये ऊपर क्यों चढ़ा था, कोई एच हाइट तक बताएगा मुझे कोई। क्या हो गया था यहाँ पर कि लिक्विड हमारा ऊपर चढ़ गया था, क्या दिक्कत आ गई थी, बोलिए। साफिया, पलक, अनामिका, बताइए बच्चों, और भी स्टूडेंट है। क्यों हमारा लिक्विड इसमें राइज कर गया था कैपिलरी ट्यूब के अंदर। यस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इस पॉइंट पे अलग आ रहा था, यहाँ पर कम आ रहा था। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा फ्लूइड ऊपर चढ़ गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, कैपिलरी राइज हुआ था, कैपिलरी के अंदर हमारा फ्लूइड चढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेनिस्कस है ना, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आर ली थी, ट्यूब की रेडियस स्मॉल आर ली थी, कॉन्टेक्ट एंगल थीटा सी हम ले लेते हैं, लिक्विड की डेंसिटी रो ले लेते हैं। तो हमारे पास जो लिक्विड की हाइट है, कॉलम की हाइट है, वो क्या आई थी हमारे पास, 2t cos थीटा सी अपॉन रो जी आर, या फिर 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब हम बात करें, ये भाई हमारे पास सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब है। अगर हमारे पास जो ट्यूब होती वो इनसफिशिएंट लेंथ की होती, तब क्या होता, क्या हमारा फ्लूइड बाहर बह जाता या फिर वहीं रहता, बताइए। एक कंडीशन है कि हमारे पास सफिशिएंट लेंथ की ट्यूब है, तो जितना हमारे फ्लूइड को चढ़ना था चढ़ गया ट्यूब के अंदर। ठीक है, एच हाइट तक चढ़ गया, सफिशिएंट लेंथ। लेकिन भाई साहब, आप लोग लैब में खेल रहे थे, तो शरारती बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, मजाक किया, मस्ती की, और हमारी ट्यूब टूट गई भाई। ठीक है, तो ट्यूब टूट जाती है, तो अब भाई साहब आप उसी से प्रैक्टिकल करने की कोशिश, कि है ना, एक रफ एंड हो गया इसका, अपन ऐसे ही लगा देंगे उल्टी करके इसको, मैडम को और सर को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, नीचे से जैसे टूटता है तो एक रफ एंड बन जाता है ना, पता ही है आपको कहाँ टूटता है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब है, इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो अब इसमें फ्लूइड चढ़ेगा, तो क्या होगा बताओ मुझे, फ्लूइड तो चढ़ेगा। गुड इवनिंग ठीक है, सर। इनसफिशिएंट लेंथ है तो फ्लूइड हमारा बह के बाहर निकल जाएगा, या फिर इसमें कुछ हाइट तक, कम हाइट तक चढ़ेगा, या पूरी हाइट तक चढ़ जाएगा, बोलो। हाँ जी, बताइए क्या होगा, फ्लूइड हमारा इसमें ही रहेगा या बाहर सर निकल क्या? जाएगा। ये इनसफिशिएंट लेंथ की हमने ट्यूब ली है ना। ठीक है, हमारी एच हाइट तक वाटर को चढ़ना था इसमें। ठीक है ना, टू बैलेंस द प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब है, तब क्या होगा, हमारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा या फिर ट्यूब में ही रहेगा, बोलो क्या होगा। फ्लूइड तो चढ़ेगा ऊपर, लेकिन ट्यूब में ही रहेगा या ट्यूब के बाहर बहने लग जाएगा, ओवरफ्लो करने लग जाएगा, ऐसे करके बाहर आएगा क्या।
सर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं बाहर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मेनिस्कस था उसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ली है। यहाँ पर कुछ एच डैश हाइट तक लिक्विड चढ़ा होगा। ठीक है, इसका जो मेनिस्कस बनेगा उसको हम आर डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है उसके लिए फॉर्मूला था 2t अपॉन रो जी कैपिटल आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, है ना, यही है। ठीक है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, यही है। अब क्या करें, ध्यान से देखते हैं फॉर्मूले को। तो किसी भी गिवन लिक्विड के लिए, यहाँ पर वाटर लिया है हमने तो यहाँ पर भी वाटर ही लिया है, सेम सेम वाटर है। तो किसी भी गिवन लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन कांस्टेंट होता है, उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है, जी हमारा कांस्टेंट होता ही है। तो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एच आर विल बी इक्वल टू व्हाट, 2t अपॉन रो जी। ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू 10 है तो 10 ही आना चाहिए हर एक कंडीशन में। ठीक है, किसी भी गिवन लिक्विड के लिए। अब क्या करें, एच आर की वैल्यू कांस्टेंट आ गई। इस कंडीशन में क्या थी, एच सफिशिएंट था। अगर एच बढ़ रहा था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारा एच डैश है ना वही कम हो गया, तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, सो दैट ये जो 2t अपन रोजी है इसकी वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, है ना। ऐसे ही हो सकता है, दो ही चीजें बदल सकते हैं हम, क्योंकि सरफेस टेंशन कांस्टेंट होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, और ग्रेविटी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होती है किसी भी जगह पे, है ना, है क्या नहीं। आ रही है बात समझ में। तो जो हमारा यस बबल है सर। ना भाई, पहले की कंडीशन में इस ऐसे था, ठीक है ऐसे, लेकिन जैसे जैसे अब आपने जो पाइप है या जो ट्यूब है उसी को तोड़ दिया, आधा कर दिया, तो पूरी हाइट तक तो चढ़ जाएगा, लेकिन जो प्रेशर बैलेंस करने के लिए वो थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड होने लग जाएगा, रेडियस उसकी बड़ी होने लग जाएगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आर्क क्या है, फैलने लग जाएगा। पहले ऐसे था, अब ये ऐसे होने लग जाएगा। ठीक है ना, ताकि प्रेशर बैलेंस हो जाए, फ्लूइड हमारा ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो लिक्विड विल नॉट कम आउट फ्रॉम दी, क्योंकि एच आर इज इक्वल टू एच डे आर डैश, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो। बच्चों अपना माइक ऑफ कर लीजिए अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आप। ठीक है, तो लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो फ्रॉम दी ट्यूब। ठीक है, क्या करेगा ये, अपनी जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है उसको इंक्रीज कर लेगा इस एच आर के मल्टीप्लीकेशन को कांस्टेंट बनाने के लिए। आ गई बात समझ में। यस, एनी डाउट इन दिस, बोलो। सर नहीं है सर में। नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ कहानी है, प्रेशर बैलेंस हो रहा है अभी इस कंडीशन में। ठीक है, प्रेशर यहाँ पर बैलेंस हो रहा है क्या, कितना प्रेशर था यहाँ पर पी नोट था। ठीक है, और यहाँ पर कितना था, पी नोट माइनस 2t अपॉन आर प्लस रो जी एच। हाँ ठीक है, ये था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले केस के अंदर इसको लिखते हैं, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पी नोट ये वाला पॉइंट का था, एंड इट इज इक्वल टू पी नोट माइनस 2t अपॉन क्या आना चाहिए, आर डैश, और ये वाली वैल्यू प्लस रो जी एच डैश। ठीक है, तो पी नोट से पी नोट कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, रो जी एच डैश एंड इट इज इक्वल टू 2t अपॉन आर डैश। ठीक है, अगर यहाँ पर आर ही रख दोगे तो हमारा प्रेशर बराबर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। हम्म, यस। बताओ। तो इसी को एडेप्ट करने के लिए, प्रेशर को बराबर करने के लिए, हमारा जो मेनिस्कस है ना वो कर्व से फ्लैट होने की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और ये जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हो ना आप, तो प्रेशर कम हो रहा है भाई। आपने हाइट कम हो गई तो प्रेशर तो कम हो ही गया ना। बोलो, सर एरिया ज्यादा हो गया। बताओ ना, तो इस वजह से रेडियस को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कम हो गई थी, इस कंडीशन में तो रोजी एच थी, ज्यादा ही थी ये वैल्यू।
लेकिन इस कंडीशन में क्या हो गई, ये रोजी एच डैश हो गई, कम हो गई। तो अब इसको रोजी एच डैश को 2t अपॉन आर के बराबर करने के लिए जो ये रेडियस है आर डैश करनी पड़ेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। ऑल राइट, वेरी गुड। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी। तो आप सब ने लालटेन तो देखा ही होगा, जो सर केरोसिन देखा। वाला होता है। अच्छा। ठीक है, एक स्टोव भी होता है इसी तरीके का। ठीक है ना, केरोसिन वाला स्टोव होता है, अगर याद हो आप लोगों को तो इस तरीके का लालटेन होता है। यहाँ पर ये कांच का लैंप होता है और कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर केरोसिन भरा होता है ना, और यहाँ पर एक बत्ती होती है, विक होती है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे आप करते हो। ठीक है, जब बंद करना होता है तो इसको नीचे कर देते हो, उसको ऊपर कर देते हो जब आप इसको जलाना होता है। जब इसको माचिस दिखाते हो तो ये ग्लो करने लगता है, ठीक है, जलने लगता है। ठीक है, तो अब भाई ऑयल तो हमारा नीचे था, अब ये ऑयल ऊपर आएगा तभी तो जलेगा ना, है ना। तो ऑयल को ऊपर कौन ला रहा है, ये बत्ती के थ्रू हमारा ऑयल ऊपर आ रहा है, और उसमें बहुत फाइन फाइन छोटी छोटी कैपिलरीज बनी होती है। तो कैपिलरी एक्शन से हमारा जो ऑयल है इसके थ्रू चढ़ता है और फिर जलता भी है। ठीक है, तो ये कहानी होती है, हमारे स्टोव के अंदर भी यही कहानी होती है। ठीक है, और जो हमारा निब वाला पेन होता है, फाउंटेन पेन जो होता है, उसके बीच में भी एक स्लिट होती है एक, ठीक है, नैरो कैपिलरी बनाई जाती है। इस तरीके का कोई एक पेन होता है वो। यस सर। हाँ। ठीक है, तो बीच में एक निब होती, एक स्लिट बनाई जाती है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके जोड़ा जाता है, और है ना एक छोटी सी नैरो स्लिट बनती है उसमें, जिसको नैरो कैपिलरी हम बोल सकते हैं। तो उसी से हमारा जो इंक है वो बाहर आती है रिस रिस के उसमें से। ठीक है, और जो हमारे लीव्स है उसके अंदर भी वाटर होता है, तो उसके कोनों पे जो पहुंच जाता है टॉप के ऊपर वाटर, वो भी कैपिलरी रिएक्शन से होता है। हमारे जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं। ठीक है, एक कोना डुबोते हैं लेकिन थोड़ा और ऊपर तक गीले हो जाते हैं वो, तो वो भी कैपिलरी रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। हमारे खेत में जो मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन रखने के लिए कैपिलरीज को क्या करा जाता है, ब्रोक किया जाता है। ठीक है, तोड़ दिया जाता है, तभी इसीलिए उसकी प्लगिंग की जाती है, जुताई वगैरह जिसको बोलते हैं, आई थिंक है ना, वही बोलते हैं ना। ठीक है, मुझे यस नहीं पता यार। ठीक है, सो इस सर तरीके की देखा। बहुत है ना। हाँ ठीक है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके, तो आप देख भी सकते हो, नोट्स में ले लेना, मिल जाएगी ये चीजें। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 is observed to rise 3 centimeter in capillary tube of diameter इतनी। लिक्विड जो है वो वेट करता है सरफेस ऑफ द ट्यूब को, देन वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल बबल ऑफ दिस डायमीटर। सेम लिक्विड से बनाया गया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है। ठीक है, तो बबल बनाया है, उसके इनसाइड का जो प्रेशर, एक्सिस प्रेशर, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसकी रेडियस हमें दी गई है, डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर, ये वाली। तो प्रेशर एक्सिस निकालना है 4t/r के फॉर्मूले से। बहुत सारी चीजें दी गई है, सरफेस टेंशन अननोन दिख रही है इसमें, तो उसको निकालो पहले और आंसर आ जाएगा। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है हमें हाइट जो चढ़ता है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर ये हाइट चढ़ता है। ठीक है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, क्योंकि डायमीटर इसका 0.50 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर की रेडियस इसकी हो गई हमारे पास। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है। एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपन रो जी आर के फॉर्मूले से सरफेस टेंशन निकाल लो, इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा।
डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है। जी की वैल्यू 9.8 ले लेना। फॉर्मूला क्या लिखा सर? PS इक्वल टू 4T/R, 4 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ द बबल। तो टेंशन अननोन है, तो H इज इक्वल टू 2T cos थीटा C अपॉन रो G स्मॉल r के फॉर्मूले से T निकाल लो इसमें से, तो T विल बी इक्वल टू H रो G R अपॉन 2 cos थीटा C। वैल्यूज पुट करो, बस अब कैलकुलेशन ही करना बाकी रहेगी, अब तो सब कुछ बता ही दिया। हाँ जी, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? तो 2, यहाँ पर तो 2 है ही नहीं। H की वैल्यू 3 इंटू 10⁻², रो की वैल्यू देखो, रो लिक्विड लिखना है 1.5 इंटू 10⁻³ kg अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू जी 9.8 इंटू रेडियस ऑफ द ट्यूब दैट इज 0.25 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 0 जो कि 1 होता है। आ रहा है क्या किसी के? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5.50 इंटू 10⁻² न्यूटन अपॉन मीटर में। ठीक है, तो यहाँ सर 0 cos डिग्री थीटा कितना लिया सर? कॉन्टेक्ट एंगल देखो 0 डिग्री दे रखा है ना, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 0 है ना। हाँ सर। तो पी एक्सिस दैट इज 40 अपॉन आर, 4 5.50 इंटू 10⁻² अपॉन आर की वैल्यू कितनी रेडियस का बबल बनाना है, तो 0.50 इंटू 10⁻² मीटर में लिख दिया इसको। ये कैंसिल आउट हो गई चीजें, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 44 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर 449 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत हुई इसके अंदर? यस बच्चों? ऑल राइट, वेरी गुड। तो चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। ठीक है, पीछा छूटा हमारा फ्लूइड से। तो दिस इज चैप्टर नंबर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत ही मैटर मैटर हो रहे हैं, फ्लूइड की बात करिए, सॉलिड की बात करिए, अब मैटर की बात करिए। ठीक है, तो मैटर 11th नंबर का चैप्टर है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर से आपको मोहब्बत हो तो। ठीक है ना। तो देखो यार, ठंडा और गर्मी तो हमें सबको पता लगती है ना। ठीक है, फील होता है सबको। अभी सर्दी पड़ रही है तो सर्दी भी फील हो रही होगी, लेकिन मैंने जैकेट पहन ली, आपने भी पहनी होगी, तो गर्मी भी लग रही होगी किसी किसी को। ठीक है, सो देखो यार, एक एग्जाम्पल या सिनारियो में बनाऊं। मैं रहता हूं अर्थ पे, आप भी अर्थ पे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक टेबल। ठीक है, अब चाय सबको पसंद होती है, तो यहाँ पर मैंने एक मग के अंदर चाय रखी हुई है, टी, और साइड में एक बीकर रखा हुआ है, उसमें आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये अर्थ है हमारी। ठीक है, तो आइस क्या होती है? ठंडी होती है। टी क्या होती है? हॉट होती है ना। तो अब एक सिनारियो है आपके पास में, अर्थ है, तो एक ही मोमेंट के ऊपर कुछ चीज आपको ठंडी लग रही है और कुछ गर्म लग रही है ना। तो कुछ थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो हमारी आइस है वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाएगी। और हम क्या कहेंगे इसको कि गर्म हो गया ना, है ना।
ये तो नहीं कहेंगे कि आइस ठंडी हो गई, बोलो, यही बोलेंगे ना यस गर्म सर। हो गई, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे आ गई। ठीक है, तो और चाय ठंडी हो और जाएगी ये सर। कोल्ड हो गई, ठीक है, और ये हॉट हो गई। तो इसने क्या किया भाई, हॉट होने के लिए एटमॉस्फेयर से कुछ क्या ली, हीट ली है, ठीक है, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ी और ये हॉट हो गया, यानी कि ये वाटर बन गया, मेल्ट हो गया। जो हमारी चाय है उसका टेम्परेचर ज्यादा था और एटमॉस्फेयर का कम था, तो इसने हीट रिलीज कर दी, हीट हमारी एटमॉस्फेयर को दे दी, ठीक है। तो ये इसी हीट के आने जाने की वजह से हमारा टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो रबिंग एक्शन से भी हीट हीट जनरेट हो सकती है, जैसे आप सर्दी में यूज करते हो ना, तो रब कर रहे हो तो हीट जनरेट हो रही है, गर्मी महसूस होती है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ता है। हमारी जो व्हीकल है उनके टायर्स जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा दूर चलने के ऊपर गर्म फील होते हैं हमको, ठीक है ना। तो ये रबिंग एक्शन से भी हमारी हीट जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो अब ये हॉट एंड कोल्ड हमें फील हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम चले गए भाई स्विट्जरलैंड में, और यहाँ पर बर्फ गिर रही है, तो यहाँ पर दो दो टेबल्स रखी हुई थी, तो आपको कौन सी कोल्ड फील होगी, कौन सी कम कोल्ड फील होगी। सर मेटल वाली कोल्ड होगी फील। ठीक है, तो ये कोल्डर होगी, ज्यादा ठंडी होगी, और ये कोल्ड होगी, ठीक है ना, सही बात है, फीलिंग है हमारी, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और किसका कम होगा। सर मेटल का कम होगा, वुड का ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है, भाई रात भर से रखी हुई है यहीं पर, बहुत सालों से यहीं पर है, रात भर भी नहीं, ठीक है, बर्फ बहुत टाइम से गिर रही है और यहीं पर रखी हुई है दोनों टेबल्स। अब बोलो, अब कौन का ज्यादा, अब कौन का कम होगा। सर मेटल का ही। मेटल का ही ज्यादा होगा। और बच्चे क्या कह रहे हैं भाई, बताइए। मेटल का सर। सब मेटल का बोल रहे हैं। तो मैं कहूं, इस कंडीशन में क्या हुआ था आपका, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था वही गेन हो गया था क्या इनको, बोलो। जो हमारी टी यस थी सर। वो रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, जो आइस थी वो भी रूम टेम्परेचर पे आ गई थी, तो फिर इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग कैसे हो सकता है, सर बताओ। मटेरियल। ठीक है, तो ये, इसका टेम्परेचर भी टी होगा, इसका भी टी होगा, और जो हमारा सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर भी टी है, ठीक है। तो भाई ये कोल्ड फील क्यों हुआ, टेम्परेचर भाई सबका बराबर होगा, बाहर से हमने जितना किया है, एक टाइम के ऊपर जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलता हमें, ठीक है ना। जैसे हमारा फ्लूइड फ्लो करता था ना हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऐसे ही हमारा जो हीट है वो भी फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो अब सबके टेम्परेचर बराबर है, तो हमें ये ठंडा क्यों ज्यादा फील हुआ और ये कम क्यों ठंडा फील हुआ, ये कोल्ड क्यों हुआ और ये कोल्डर क्यों हुआ। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे मटेरियल्स की, ठीक है। तो दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर बैठोगे, अब आप गर्म हो भाई, हॉट हो, ठीक है, तो ये आपसे जो एनर्जी हीट है वो लेने लग जाएगा, ठीक है, खुद को गर्म करने के लिए, तो आपको ये एकदम से ठंडा फील होगा। लेकिन जो वुड है, दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये आपसे धीरे धीरे हीट लेगी, तो आपको कम ठंडी फील होगी। इसी तरीके का सिनारियो सेम हम ले सकते हैं कि आप धूप में रख दो दोनों टेबल्स को, ठीक है, बहुत मई जून की गर्मी पड़ रही है, तो आप फिर वुड के ऊपर बैठना चाहोगे, क्योंकि वुड जो हीट ट्रांसफर रेट है वो स्लो करती है, लेकिन मेटल बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है ना। तो हमारा जो मेटल है वो ठंडा भी जल्दी होता है और गर्म भी जल्दी होता है एज कम्पेयर टू वुड। आगे बात समझ में सबके क्लियर है। यस सर, ऑल ऑल क्लियर। राइट, यस ऑल सर। राइट, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो हमने ठंडे गर्म की बात कर ली भाई। ठंडा गर्म होता क्यों है, हीट की वजह से होता है, जिसके पास ज्यादा हीट वो ज्यादा गर्म, कम हीट वो कम गर्म, ठीक है। सो हम बात करते हैं हीट की, तो हीट क्या होती है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर, स्थानांतरण, जब दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में लाते हैं या पास पास लाते हैं, तो एनर्जी एक से दूसरे में जाने लग जाती है, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी, ड्यू टू किसकी वजह से,
टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो हमारी हीट है वो ट्रांसफर करेगी इधर से उधर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना हुआ तो नो ट्रांसफर। ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, टेम्परेचर इक्वल नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही भाई, कहाँ जाएं हम तो यही ठीक है। ठीक है, अब जो हीट होती है भैया ये क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में इधर से उधर जाती है। ठीक है ना, और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द जूल। जूल। ठीक है, जो कि एसआई यूनिट होती है। ठीक है, एक इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, तो 1 कैलोरी जो होता है हमारा 4.186 जूल के बराबर होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल भी कहते हैं। ये कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे तब बड़ा काम आएगी ये हीट की कहानी हमारे। ठीक है ना, तो ये हीट की बात हो गई। अब हीट की तो बात हो गई, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, दिस इज द, बताओ व्हाट सर इज। आप एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना सर। लीजिए थैंक्स सर। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई चीज हमें ठंडी या गर्म फील हो रही है, ठंडी गर्म लगे। हाँ तो वही हमारा टेम्परेचर डिसाइड करती है। जो कोल्ड बॉडी है उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और जो हॉट बॉडी है उनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द रिलेटिव मेजर। ठीक है, तो टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन है। ठीक है, ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। रिलेटिव मेजर क्यों बोला इसको, क्योंकि कोई चीज कितनी गर्म है उसको हम नंबर में बता रहे हैं, उसका टेम्परेचर में, इसलिए वो रिलेटिव है। ठीक है, वो उस चीज को दिखा रहा है, क्योंकि अब भाई जैसे आग जल रही है, यहाँ पर फायर है। ठीक है, तो अब आप उसको बताओगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल रही है आग हमारी। ठीक है, तो ये रिलेटिव मेजर हो गया, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी आपने। लेकिन आप जब फील करोगे इसको तो हाथ लगा के फील करोगे ना, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये बता रहा है भाई, इसलिए ये रिलेटिव मेजर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी है, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, नहीं होती, नो डायरेक्शन। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी यूनिट केल्विन होती है, इसको हम के से डिनोट करते हैं, सेल्सियस भी कह सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह बहुत सारी होती है। ठीक है ना, तो स्केलर क्वांटिटी ये चीज हो गई। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, बताओ, बुखार कैसे नापते हो आप, थर्मोमीटर। फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर से, है ना। तो दिस इज अ डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना उन्हें। मर्क्यूरी बेस्ड भी होता है, एल्कोहल बेस्ड भी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाला टाइप का भी होता है, और मैग्नेटिक टाइप का भी होता है, तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम, थर्मोमेट्री क्या होती है। थर्मोमेट्री जिसके अंदर हम ये बात करते हैं किसकी, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारी थर्मोमेट्री कहलाती है, जिसमें टेम्परेचर की मेजरमेंट की हम बातें करेंगे, वो थर्मोमेट्री कहलाती है। ठीक है, तो वो नोट्स के साथ लिख के दे दूंगा मैं आपको एक लाइन। ठीक है, सो अब देखो, जो हमारा टेम्परेचर है वो मेजर कैसे करेंगे, अलग अलग स्केल के ऊपर अलग अलग इसकी वैल्यू हो सकती है।
ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारे स्केल होते हैं, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है, रेनकाइन होता है और भी बहुत सारे, ठीक है ना। सो ये सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और ये कोई अननोन, ठीक है। तो इन स्केल्स के बीच में कोई रिलेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस रिलेशन को हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब सबको पता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर? यस, यस व्हाट सर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या है? 0। ठीक है, इसी पे बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0। 100 100 100 100 100 डिग्री सेल्सियस, 100। ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको केल्विन के लिए 273.15, ठीक है 273 लिख दो। बॉइलिंग होता है 373, फ़ारेनहाइट में होता है 212 बॉइलिंग और 32 फ्रीजिंग, र्यूमर में होता है 0 फ्रीजिंग और 80 होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम इसके लिए एक रिलेशन लिखते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस है, उसमें एक जो वैल्यू आती है उस फॉर्मूले से हर एक स्केल के ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग, एनी रीडिंग ऑफ दिस स्केल, ठीक है, माइनस ऑफ लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, हमने हर एक के लिए एक रेफरेंस लाइन डाल दी, ठीक है ना। वाटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये अपर फिक्स्ड पॉइंट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस ऑफ लोअर फिक्स्ड पॉइंट, तो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट आनी चाहिए, ठीक है। हर एक में बराबर आएगी, किसी के लिए भी निकालोगे तो हर एक में बराबर आएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक जो रीडिंग है वो सेल्सियस स्केल सी बता रहा है, केल्विन के बता रहा है, फ़ारेनहाइट एफ बता रहा है, र्यूमर आर बता रहा है और अननोन कुछ ना कुछ बता रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हम रिलेशन लिख सकते हैं बच्चों, कोई भी एक रैंडम रीडिंग दैट इज सी माइनस ऑफ लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज 0 डिवाइडेड बाय अपर माइनस ऑफ लोअर, एंड इट इज इक्वल टू, केल्विन के लिए लिखोगे कितना, केल्विन की कोई रैंडम वैल्यू, लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज 273.15 भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन हम लिख नहीं रहे, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन लगाना है हमें। तो k माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस ऑफ 273 एंड इट इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट के लिए लिखोगे कितना आएगा, f लोअर कितना है 32, अपर कितना यस। है 212 माइनस ऑफ 32, डिफरेंस लिखना है। र्यूमर के लिए लिखो r माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0, ठीक है। अब कोई अननोन स्केल है, देखो हमें कोई रीडिंग दे दे कि कोई रीडिंग आ रही है र्यूमर स्केल पे इतनी, तो कोई अननोन स्केल के ऊपर उसकी रीडिंग कितनी होगी, ठीक है। सो ये है हमारे पास कोई अननोन स्केल के ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है Z100 बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट है Z0 बोल देते हैं और कोई एक रैंडम रीडिंग Z हम ले देते हैं, ठीक है। तो Z रीडिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास मिल गया। अब देखो सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। सो यहां पर हम लिखते हैं सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन था C/100 एंड इट इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100, यही लिखा है मैंने, देखो 100 को डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, यही वैल्यू, 100 से 100 को उड़ा देंगे तो क्या रिलेशन आता है, सेल्सियस होता है केल्विन माइनस ऑफ 273 और केल्विन होता है सेल्सियस प्लस 273, केल्विन स्केल की वैल्यू और सेल्सियस स्केल की वैल्यू इस तरीके से हम
कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम बात करें हमारे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो क्या रिलेशन था? सेल्सियस के लिए लिखते हैं C/100, केल्विन के लिए, सॉरी फ़ारेनहाइट के लिए दैट इज F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 हो जाता है कितना? 180। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट दोनों साइड, और यहाँ पर 2 से 5 टाइम, ये 2 से 9 टाइम कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास C/5 F माइनस 32 अपॉन 9। अब इंटरचेंज कर दो वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा हमारे पास, फ़ारेनहाइट के लिए लिखेंगे तो 9C/5 प्लस 32, और C के लिए लिखेंगे तो C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। तो दो रिलेशन हमारे पास ये आ गए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होते हैं काफी ज्यादा, ये तो हमें पता होने चाहिए या फिर हमें निकालना आना चाहिए। सबसे सिंपल तरीका यही है कि निकालना आना चाहिए, ये तो हमें याद रहता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। और मुझे तो देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये तो मैं कभी भूला ही नहीं, अपना आप याद रहते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले ऊपर नीचे हो जाते हैं कि 5/9 था या 9/5 था, तो आप ये चीज याद रखो, आराम से फॉर्मूला आप सब बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। यस सर। ओके, तो चलो एक छोटी सी बात कर लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। क्या होती है वो? PV इज इक्वल टू NRT। NRT। यहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और R क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 जूल 314। पर मोल केल्विन, है ना। सो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तो किसी भी एक हमने गैस ली, उसके वॉल्यूम को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस V, ठीक है, तो हमारा प्रेशर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि NR तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तब प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करवा सकते हैं हम, क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने कांस्टेंट करा, तो इनके बीच में जो ग्राफ आएगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन इस तरीके का। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को धीरे 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 कम करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को कम करते 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 एक पॉइंट ऐसा ले आते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जीरो पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, और इस पॉइंट को जीरो पॉइंट जब हमने बोला, तो इसके लिए एक चीज और होती है कि यहाँ पर सेल्सियस में तो टेम्परेचर कितना है? -273.15, लेकिन केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा? ओके, 0 केल्विन, है ना, होगा नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिस पर हमारा प्रेशर क्या हो गया? गैस का जीरो हो गया। अब आपको एक बात बताऊं मैं, जो हमारा केल्विन स्केल है, उसके ऊपर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, यही एक मिनिमम टेम्परेचर है गैसेस का, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, जीरो वाला। ठीक है, सो नेगेटिव नहीं होगी, हमारे सेल्सियस की नेगेटिव हो सकती है, इससे नीचे का भी टेम्परेचर हमने कभी फाइंड नहीं किया, तो यही लॉर्ड केल्विन के ऑनर में इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बात थी। इस चीज को, इस चैप्टर को हम डिटेल में केटीजी थर्मल केटीजी में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आ गया क्या आपके केमिस्ट्री के अंदर? पढ़ लिया होगा आपने, आई थिंक। पढ़ा है क्या? बॉयल्स लॉ, गैसेस के बारे में बात करी होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह। हाँ जी, नहीं सर। ठीक है, तो वो नेक्स्ट हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे उस चीज को, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहीं से हमारी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह आती है ना। तो इसको तो छोड़ो, बहुत सिंपल सी छोटी सी बात थी वो, हमारे एनसीईआरटी में थी इसलिए बता दी। हम तो करते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इतना और इतना दिया हुआ, तो इनकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के अंदर वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। कितनी आएगी? जल्दी से कैलकुलेट कर लो। नियोन दिया हुआ है Ne,
केल्विन स्केल के ऊपर इसकी वैल्यू 24.57 केल्विन दी हुई है। CO2 की दी हुई है T केल्विन, दैट इज 216.55 केल्विन। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इनकी वैल्यूज निकालनी है हमें। कैलकुलेशन है प्योर, पहले सेल्सियस में निकाल लो तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगा हुआ होगा आराम से। हाँ जी बच्चों, कर रहे हो क्या? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके। यस, सो गए क्या? कर रहे हैं। करिए करिए, अच्छी बात है। तो सेल्सियस, केल्विन -273। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद भी वैल्यू दी गई है तो 15 भी लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो टेम्परेचर सेल्सियस, टेम्परेचर केल्विन -273.15 वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। कितना? दैट इज TC is equal to 24.57 minus of 273.15। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 148.48। यहाँ पर 124 थोड़ी लिखा है, 2 लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। 148। 248.58 ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। है ना भाई, ऑलमोस्ट 25 का अराउंड वैल्यू कम कर रहे हैं इसमें से 273, मतलब 250 के आसपास आनी चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें सेल्सियस में कन्वर्ट, सॉरी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की, तो F इज इक्वल टू 9/C 9/5C प्लस 32। वैल्यू पुट करोगे तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 9/5 माइनस ऑफ 248.58 प्लस 32। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 415.44 निगेटिव में, डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर आएगा इसका। CO2 में भी ऐसे ही निकाल सकते हो, सिंपल सा कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बच्चों को इसमें? नहीं सर। ऑलराइट, वेरी गुड। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू हाफ दैट ऑन द सेल्सियस स्केल? जो हमारी सेल्सियस स्केल ने मेजर करी है उसकी हाफ फ़ारेनहाइट मेजर करें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए सेल्सियस स्केल के ऊपर? रीडिंग की बात करी जा रही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की बस। अगर सेल्सियस मेजर करता है x, तो फ़ारेनहाइट को मेजर करना पड़ेगा x/2। तो ये कौन सा टेम्परेचर होगा वो हमें बताना है, x की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला वही लग जाएगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला। यार चैट बॉक्स में भी तो आंसर दो, बैठे हो क्या? हम्म, बढ़िया मोबाइल चल रहा है, एक वीडियो चल रही है, मस्त मूवी देख रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं चल रहा? हम्म, सब्सक्रिप्शन दिलवाएं क्या सबको? मैं तो घर में रहता हूँ। हैं? चलो अच्छी बात है, करो यार, क्या है। हम यार राजस्थान से हैं। बताओ क्या वैल्यू आएगी एक्स की? नहीं आ रहा किसी के भी? अच्छा, जामा मस्जिद के पास।
सही है भाई। अरे नहीं यार, मैं तो सब तरीके का बोल लेता हूँ। पंजाबी भी बुलवा लेना मुझसे, बिहारी भी बुलवा लेना। 72। बच्चे थोड़ी सी गलती हो गई यार। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? F इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। F और C की वैल्यू, इसकी वैल्यू है x/2, C की वैल्यू है x/5 प्लस 32। सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर ले जाएंगे x/2 माइनस ऑफ 9x/5 एंड इट इज इक्वल टू 32। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 10 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x एंड इट इज इक्वल टू 32। सोल्व करेंगे तो ऊपर वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 13x/10 एंड इट इज इक्वल टू 32। तो दिस कैन बी, x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 320 डिवाइड बाय 30। इसको लिए सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 24.16 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर होगा, तो फॉरेनहाइट इसका जस्ट आधा मेजर करेगा, यानी कि 61 है ना, 12.3 के समथिंग ये वाला फॉरेनहाइट मेजर करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात की जा रही है सारी है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट एक इसी तरीके का करते हैं। इसमें कैलकुलेशन बहुत प्यारी सी है, इजी सी है, सब कर सकते हैं इसको तो। ठीक है, तो व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग्स आर इक्वल। अब सेल्सियस भी एक्स है, फॉरेनहाइट भी एक्स है। तो F इज इक्वल टू 9/5 टाइम ऑफ C प्लस 32। बताइए बाबा। सर एक मिनट। ऑल राइट, बेटा सही से कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सो देखो यार, इसकी वैल्यू x, ये 9x/5 प्लस 32। ठीक है, इधर 5 को लेके आएंगे तो x 9x प्लस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 इधर लेके आ सकते हैं, तो 5x 9x प्लस ये कितना हो जाएगा 160। इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4x, और इधर 160 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर माइनस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। सर आपने 40 डिग्री। है बच्चे? हेलो? यस सर। हाँ, क्या कह रहे हो? सर आगे सर -40 आया था। फ़ारेनहाइट में नहीं आएगा, क्यों? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, आंसर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों के ऊपर बराबर रहेगा। इस न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर एक टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज की सर बात बस की जा रही फ़ारेनहाइट ना लिखे। है। अरे बाबा, पता है, कोई एक टेम्परेचर है, ठीक है, कोई एक हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर घटता भी है और बढ़ता भी है। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था तो 32 डिग्री सेल्सियस इसने मेजर किया सेल्सियस ने, और इससे थोड़ा सा कम यानी कि 10-12 के आसपास मेजर किया फ़ारेनहाइट ने। ठीक है, रैंडम ले रहा हूं मैं। ठीक है, और इसको कोल्ड करते गए तो एक वैल्यू ऐसी टकराएगी
क्योंकि -40 वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर हमारा फ़ारेनहाइट भी यही रीडिंग देगा और हमारा सेल्सियस भी यही रीडिंग देगा। वो वाली बात पूछी जा रही है, ठीक है। जो इस वैल्यू के ऊपर दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी, वो पूछा है। ओके तो वो कहानी है। भाई कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, ठीक है, भले ही वो अलग अलग लाइनों के थ्रू चल रहे हो, लेकिन दो लाइनें कभी तो एक पॉइंट पे तो काटती हैं। ऐसे लाइनें चल रही होगी तो कहीं ना कहीं तो काटेंगी भाई। जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है वही इनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा टेम्परेचर का, है ना, वो वाली बात है। यस अब आप बायो के शायद लाइंस वाली बात समझ में नहीं आई होगी। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दो थर्मोमीटर दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। आइस पॉइंट यानी कि जो इनका फ्रीजिंग पॉइंट है 15 एंड 25 है। स्टीम पॉइंट यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है 75 टू 125 है। When thermometer X measures the temperature of a bath 60 degree, then what would be the thermometer Y read if it will measure the same temperature of same bath? It will measure the temperature of the same bath. X और Y दोनों दिए हुए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के लिए वैल्यूज दी हुई है। तो दो स्केल्स में रिलेशन लगाने वाला फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे, ठीक है। तो इसका अपर पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट U1 अगर मैं बोलूं तो ये कितना है 75, लोअर कितना है इसका 15, इसका अपर कितना है U2 अगर मैं बोलूं तो ये है 125 और ये L2, तो ये है कितना 25 डिग्री सेल्सियस। किसी बात का टेम्परेचर X ने मेजर किया है 60 डिग्री, तो Y कितना मेजर करेगा, Y की रीडिंग क्या होगी, ये पूछा है। दोनों के लिए बैलेंस कर देंगे, है ना, एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे। तो एनी रीडिंग ऑफ X के लिए लिखते हैं दैट इज 60, लोअर फिक्स पॉइंट 15 है, डिवाइडेड बाय अपर दैट इज 75, लोअर है वापस से 15, एंड इट शुड बी इक्वल टू Y की वैल्यू। तो Y मान लेते हैं Y मेजर करेगा। अब लोअर है इसका 25 और अपर है इसका 125, लोअर है वापस से 25। सोल्व करते हैं तो 60 माइनस 15 दैट इज 45 डिवाइडेड बाय 60 and it is equal to y minus 25 upon 100। तो 3/4 है, तो 3/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3 टाइम, ये 4 टाइम 4 से, और इट इज इक्वल टू y माइनस 25। तो ये 75 और इधर जाके 25 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। यही आंसर है। दिस इज द आंसर। आप सेल्सियस नहीं लगा सकते थे, है ना, अननोन स्केल है। मैंने बोला था ना कि इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कोई एक स्केल दे दिया हमें अननोन और एक नॉन स्केल भी दे दिया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नॉन स्केल की तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पता होता है, तो उसके लिए डायरेक्टली फिर कोई भी एक रिलेशन दे देगा, फिर ये अननोन के लिए उसमें इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वैसे कर सकते हैं।
यहाँ पर भाई अभी हमें केल्विन स्केल दे दिया होता तो फिर यहाँ पर हमें 60 और 273 और वगैरह वगैरह इस तरह से वैल्यूज पुट करनी पड़ती, ठीक है ना, उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हमें लेना पड़ता। ठीक है, सो आज यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, ओके सर, बाय बाय। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ओके ठीक है, बाय बाय, बाय। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट बेटा।